Wealthy people always focus on their net worth, whereas poor people always focus on their working income. जी हाँ दोस्तों, वेल्दी लोग हमेशा उनका नेटवर्थ कैसे इंक्रीज किया जाए उसके ऊपर फोकस करते हैं, और ये नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए वो काफी सारी चीजें करते हैं। उनमें से 4 फैक्टर्स मैं आपके लिए आज स्क्रीन के ऊपर लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घाड़गे, मैं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, और आज इस वीडियो में मैं आपको वेल्दी लोग ऐसे कौन सी 4 चीजें करते हैं और उनका नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए फोकस करते हैं, ये आपको बताऊंगा। एज वेल एज नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होता है, ताकि आपको एवरी ईयर आपका नेटवर्थ इंक्रीज करना क्यों जरूरी है, उस नेटवर्थ के ऊपर फोकस करना क्यों जरूरी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले हम नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मेरे एक्सेल टूल के ऊपर बताऊंगा। ये नेटवर्थ आपको आपका भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे कि ये मैंने एक कैलकुलेटर है, नेटवर्थ कैलकुलेटर। इस नेटवर्थ कैलकुलेटर में एसेट लायबिलिटीज को कंसिडर करके आपका नेटवर्थ सही मायने में कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको देखना है आपका सेविंग बैंक बैलेंस कितना है। मान लीजिए आपका सेविंग बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीज है, तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज डालना है। फिक्स डिपॉजिट आपका है कुछ, वहां पे मैं डाल दूंगा से फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीज का फिक्स डिपॉजिट है। ईपीएफ या पीपीएफ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है या आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसका अगर वैल्यू आपको पता है तो ये वैल्यू भी आपको डालना है, क्योंकि सही मायने में देखा जाएगा तो आपका हर एसेट्स का वैल्यू आज के डेट में क्या है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। काफी सारे आप ऐसी चीजें करते हैं जहां पे आपको आपके फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू पता नहीं रहता है, और ईयर ऑन ईयर ये वैल्यू आपके ध्यान में नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपका नेटवर्थ इंक्रीज नहीं होता। आपका इनकम तो इंक्रीज होता है, बट आपके नेटवर्थ के ऊपर आपका फोकस नहीं रहता है। ईपीएफ पीपीएफ हम लोग वहां पे फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीज का आपका ईपीएफ वहां पे मेंशन कीजिए। अगर आप सैलराइड हो तो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना जाता है, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है तो वहां पे आपका कितना अमाउंट एज ऑन डेट है, वो आपका पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, या पोस्ट ऑफिस के कुछ स्कीम्स है, या किसान विकास पत्र है, या रिकरिंग डिपॉजिट्स है, तो उसका भी वैल्यू वहां पे आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपीज वो वैल्यू डाल दिया। इंश्योरेंस पॉलिसीज, आपने मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज रहते हैं, जैसे मनी बैक पॉलिसीज है, या ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसीज है, होल लाइफ पॉलिसीज है। इन पॉलिसीज का आपको वहां पे करंट वैल्यू डालना है। ये करंट वैल्यू मतलब आपका जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगा, ये आपका सरेंडर वैल्यू आपके एजेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। उस एजेंट को आप पूछिए कि आपका सरेंडर वैल्यू कितना वहां पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग 10 लाख रुपीज का सरेंडर वैल्यू डाल देते हैं। देन बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट किया है, कुछ डिबेंचर्स बाय किए हैं, या कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में आपने इन्वेस्ट किया है, वो भी अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 5 लाख रुपीज मैंने मेंशन किया। उसके बाद आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, या डेट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे 20 लाख रुपीज का म्यूचुअल फंड का वैल्यू मैंने आपके नॉलेज के लिए मैंने वहां पे ऐड किया। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ्स में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे वो वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मल्टीपल फाइनेंशियल एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन जो भी एसेट्स में आपने इन्वेस्ट किया है, हर एसेट का आपका एज ऑन डेट आपको वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक का आप वैल्यू डाल सकते हो। जहां तक इस 2 साल में काफी लोगों ने डिमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे आप 5 लाख रुपीज जो भी आपका करंट वैल्यू है वो स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा। तो स्टेटमेंट से आपको वो करंट वैल्यू डालना है। इस घर में आप रहते हो, पर्सनल एसेट्स है आपके लिए, उस घर का आप वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैं 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वैल्यू में यहाँ पे डाल देता हूँ। ये 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। तो आई थिंक ये 1 करोड़, यस, ये 1 करोड़ का मैंने वैल्यू यहाँ पे इनपुट किया है, सो दैट आपको पता चलेगा कि
आपके घर का वैल्यू कितना है, आपके अदर फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू कितना है, उसके साथ अगर आपके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अलग-अलग रियल एस्टेट टूल्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई फ्लैट में इन्वेस्ट करता है, कोई लैंड में इन्वेस्ट करता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये वैल्यू भी आपको वहां पे डालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं 50 लाख का ये वैल्यू ऐड कर लेता हूँ। सो देखा जाएगा तो ये नेटवर्थ ऑलमोस्ट 1 करोड़ 26 लाख रुपीज का, सॉरी इसको नेटवर्थ नहीं कह सकते हम लोग, इसको टोटल फाइनेंशियल एसेट्स आपका इंक्लूड हो गया। उसके बाद इस एसेट्स में से आपको जो भी आपके लायबिलिटीज है, जैसे ये हाउस प्रॉपर्टी बाय किया है उसके लिए कुछ लायबिलिटीज, होम लोन लिया रहेगा तो उसका अमाउंट आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं 30 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट डाल दूंगा। जो आपका करंट आउटस्टैंडिंग है वो वैल्यू आपको वहां पे इनपुट करना है, ताकि आपका एसेट्स में से आप लायबिलिटीज को माइनस करके जो आंसर आएगा वो एक्चुअली आपका नेटवर्थ रहेगा। क्रेडिट कार्ड का कुछ आउटस्टैंडिंग है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, पर्सनल लोन आपने कुछ लिया है वो यहाँ पे डाल सकते हो, आपने कार लोन लिया है तो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो टोटल आप लायबिलिटीज देखोगे तो 38 लाख रुपीज का ऑलमोस्ट लायबिलिटीज आ गया है। इस 38 लाख रुपीज का लायबिलिटीज जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, आपका जो भी करंट एसेट्स है, जैसे आपका एसेट्स का वैल्यू 1 करोड़ 26 लाख रुपीज है, ये 1 करोड़ 26 लाख में से आपको 38 लाख रुपीज माइनस करने हैं। जो आंसर आएगा वो आपका नेटवर्थ रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आया 88 लाख रुपीज का नेटवर्थ है। ये नेटवर्थ आपको इंक्रीज करना ईयर ऑन ईयर बहुत जरूरी है। आपके फाइनेंशियल रिव्यू में आपका नेटवर्थ का रिव्यू ऑलवेज आपको करना जरूरी है, ताकि एवरी ईयर आपका नेटवर्थ 10% से 12% से 15% से 20% से ग्रो हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। जहां तक आप इनकम के ऊपर फोकस करते हो, आपका इनकम 10% से इंक्रीज होना चाहिए, सैलरी अप्रेजल आपको नहीं मिला तो आप नाराज होते हो, बट आपके मेन जो नेटवर्थ है, जो वेल्दी लोग फोकस करते हैं उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं रहता। और वेल्दी लोग उनके इनकम के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, उससे ज्यादा उनके नेटवर्थ के ऊपर फोकस करते हैं। और नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए मैं अभी आपको 4 सिंपल फैक्टर्स बताऊंगा। ये 4 सिंपल फैक्टर्स ऑलमोस्ट आपको आपके फाइनेंशियल लाइफ में ऐड करने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, आप रेडी हो ये 4 फैक्टर सुनने के लिए? तो सबसे पहला फैक्टर है नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए ऑलवेज फोकस ऑन योर मल्टीपल और पैसिव इनकम। जी हाँ दोस्तों, वेल्दी लोग उनके पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करते हैं, वो सिंगल इनकम के ऊपर नहीं डिपेंड रहते हैं। जैसे बिजनेस में उनसे इनकम आ रहा है, देन वो किसी इन्वेस्टमेंट से भी उनका इनकम आता रहता है। जो मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट उनका इनकम रहता है, या कोई रियल एस्टेट का रेंट उनका इनकम रहता है। लेकिन एवरेज मेंटालिटी के लोग उनके सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बहुत रिस्की रहता है। सो फर्स्ट फैक्टर है ऑलवेज इंक्रीज योर वर्किंग इनकम। सेकेंड फैक्टर रहेगा आपका ऑलवेज इंक्रीज योर सेविंग्स। जो आपका इनकम बढ़ा हुआ है उस इनकम में से मैक्सिमम अमाउंट आप सेव कर रहे हो, वो सेविंग को आप प्रॉपर वे में चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। ये सेविंग आप सेविंग बैंक में थोड़ा रख सकते हो, किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हो, या किसी शॉर्ट टर्म एफडीज में आप रख सकते हो। तो ये सेविंग्स आपको आपके बुरे वक्त में काम आ सकता है। जो भी इमरजेंसीज है उसके लिए ये आप सेविंग्स यूटिलाइज कर सकते हो। सो नंबर थर्ड फैक्टर जो है वो है इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स। आपने सेविंग्स तो आपके इंक्रीज किया, आपका इमरजेंसी फंड आपने क्रिएट किया है, उसके बाद आपका जो पैसा बचता है उसको आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करना है आपके फाइनेंशियल गोल्स। ये गोल्स आपके इतने सीरियस होने चाहिए ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने डिसाइड किया है वो गोल अचीव होने तक आपको ब्रेक नहीं करना है। आपको रिव्यू करना है उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक्रीज करने के लिए आपको मल्टीपल एसेट क्लास है, जैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से पहले आपको लर्न करना है ये इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास को,
एज वेल एज किसी एक्सपर्ट का आपको नॉलेज लेना है, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल कोच को, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आप कंसल्ट करना है, उनके पास से आपको प्रॉपर वे में प्लानिंग करना है, स्ट्रैटेजीज बनाना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। एंड नंबर 4 जो लास्ट फैक्टर है, डिक्रीज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आपको लग रहा है आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में ज्यादा पैसा आपका खर्चा हो रहा है, देन आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक लाइफस्टाइल अकाउंट आपको सेपरेट से बनाना है। ये लाइफस्टाइल अकाउंट आपको एवरी मंथ में आपको एक सर्टेन परसेंटेज आपको इस अकाउंट में पार्क करना है, ताकि आपका जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए जो खर्चा आ रहा है इस आपके अकाउंट में से आपको विड्रॉवल करना है। तो ये 4 फैक्टर अगर आपके फाइनेंशियल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आने वाले 5 इयर्स में आप भी एक कॉन्फिडेंट और सिक्योर्ड फाइनेंशियल लाइफ आप जी सकते हो। 10 साल में आपका फाइनेंशियल लाइफ, आपका नेटवर्क, आपका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस भी आप इंक्रीज कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेटवर्थ आपको कैसे कैलकुलेट करना है और नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कौन से यूज करने हैं जो वेल्दी लोग यूज करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस शेयर करूंगा और आपका फाइनेंशियल लर्निंग्स इंक्रीज करके आपको आपके फाइनेंशियल लाइफ में बहुत बड़ा मैसिव चेंज आपको लाके मैं दे सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।